स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां छात्राणां चंद्रालोकस्य अस्यां कक्षायां। प्रिय छात्रों, एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके विषय चंद्रालोक को लेकर के। हम चंद्रालोक के सप्तम मयूख पर चर्चा कर रहे थे और अभी तक हमने ध्वनि के 51 भेदों के विषय में पढ़ा और श्लोक संख्या 12 तक हम अध्ययन कर चुके हैं। काव्य के 3 भेद हमने आपको बताए। सबसे पहला उत्तम काव्य होता है, जिसको ध्वनि काव्य भी कहते हैं, और जिसके हमने आपको 51 भेद ध्वनि के हमने आपको बताए। काव्य का दूसरा भेद है मध्यम काव्य, जिसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं, जिसका अध्ययन आप अष्टम मयूख में करेंगे। और तीसरा है अधम काव्य, जिसको चित्र काव्य भी कहते हैं। तो यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि काव्यम कतिविधम, तो आपको लिखना होगा काव्यम त्रिविधम उत्तम मध्यम अधम भेदेन। यद्यपि पीयूषवर्षी जयदेव ने केवल उत्तम काव्य और मध्यम काव्य इन दोनों पर ही चर्चा की है अपने ग्रंथ में, लेकिन आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 3 ही भेद होते हैं, उत्तम मध्यम और अधम। और ये जितने भी भेद हैं, ये व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर ही इनका निर्धारण किया जाता है। व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर ही हमने आपको उत्तम काव्य अर्थात ध्वनि काव्य के 51 भेद आपको बताए थे। तो अब श्लोक संख्या 13 में व्यंजना शब्द शक्ति के विषय में बता रहे हैं। व्यंजना का स्वरूप क्या है, ये तो हम श्लोक संख्या 2 में पढ़ चुके हैं कि सामुख्यम विदधानायाः स्फुटमर्थांतरे गिरः कटाक्ष इव लोलाक्षा व्यापारो व्यंजनात्मकः। अर्थात जिस प्रकार से कोई चंचल नेत्रों वाली स्त्री किसी पुरुष का अवलोकन करती है और उसके जो आंतरिक भाव होते हैं उस पुरुष के प्रति वो कुछ और ही भाव होते हैं, गूढ़ भाव उसके अंतःकरण में छिपे हुए होते हैं, उसी प्रकार से इस व्यंजना शब्द शक्ति को समझना भी इसी प्रकार से दुर्लभ है। ये भी एक गूढ़ अर्थ को लिए हुए होती है। तो आइए शब्द शक्ति पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि शब्द शक्ति क्या है। तो कहते हैं कि शब्द या शब्द समूह अर्थात वाक्य में जो अर्थ छिपा हुआ होता है, हम जो भी वाक्य देखते हैं या कोई भी शब्द यदि हम देखते हैं तो उसका कोई अर्थ, कोई मीनिंग होता है, तो उस मीनिंग को, उस अर्थ को जो प्रकाशित करता है, तो प्रकाशित करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द से अर्थ का बोध होता है, इसलिए शब्द को बोधक कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ का बोध कराता है, तो इसको बोध कराने वाला बोधक कहते हैं। और अर्थ को बोध्य कहते हैं, क्योंकि शब्द से हमको अर्थ का बोध होता है, तो जिसका बोध कराया जाए उसको बोध्य कहते हैं। तो बोधक और बोध्य का संबंध है शब्द और अर्थ में। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाचक शब्द है, दूसरा लक्षक शब्द है और तीसरा है व्यंजक शब्द। और इन्हीं के अनुरूप अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं। वाचक शब्द से वाच्यार्थ की प्रतीति होती है, लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। इन अर्थों का ज्ञान शब्द शक्तियों के द्वारा होता है। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसका बोध कराने वाली शक्ति शब्द की शक्ति कहलाती है। हम जो भी शब्द, जो भी वाक्य देखते हैं उसका अर्थ जब हमको पहली बार में स्पष्ट हो जाता है तो अभिधा शब्द शक्ति से वो अर्थ हमको स्पष्ट होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये सामान्य सा ये वाक्य है और इसका अर्थ भी सामान्य ही है। राम, कोई राम नाम का कोई व्यक्ति है, कोई पुरुष है, कोई लड़का या कोई बालक है जो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो इस सामान्य इसका अर्थ है। और इसी के साथ यदि हम इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग करेंगे कि यह लड़का शेर है, यह लड़का शेर है, तो लड़का तो एक मनुष्य है और शेर एक जानवर है, तो कोई मनुष्य जानवर कैसे हो सकता है। तो पहली बार जब हमने इस शब्द को, इस वाक्य को देखा तो समझ में नहीं आया। फिर इसमें दूसरी शब्द की शक्ति काम करेगी। जब अभिधा शब्द शक्ति से अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो लक्षणा शब्द शक्ति उसको स्पष्ट करने की कोशिश करेगी। तो लक्षणा शब्द शक्ति से, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, लक्षणा अर्थात लक्षण, तो मनुष्य में और शेर में अर्थात दोनों में एक समान लक्षण है, एक समान गुण है। यह लड़का शेर है अर्थात यह लड़का शेर की तरह है। जिस प्रकार से शेर के लक्षण हैं, शेर में निर्भीकता, निडरता, निर्भयता होती है,
उसी प्रकार से इस लड़के के अंदर भी है, इसलिए कहा गया यह लड़का शेर है। और तीसरी जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, जैसे वाक्य था कि सुबह के 8 बज गए, तो जैसे ही इस वाक्य को सुना तो इस वाक्य को सुनने वाले सबने इसका अर्थ अपने से लेकर के इसका अर्थ निकाला। तो व्यंजना शब्द शक्ति को हम बुद्धि का विस्तार कह सकते हैं कि बुद्धि की अपनी अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति अर्थ को ग्रहण करते हैं। तो सुबह के 8 बज गए, तो जो ट्यूशन जाने वाले बच्चे थे उन्होंने समझा कि ट्यूशन जाने का समय हो गया। जो माता लोग गृहिणी घर में नाश्ता तैयार कर रही थी, तो उन्होंने बोला सुबह के 8 बजे अर्थात अब हमको नाश्ता बनाना चाहिए। जो पूजा करने वाले थे उन्होंने उस सुबह 8 बजे का अर्थ पूजा से लिया, और जो ऑफिस के लिए तैयार होते थे उन्होंने उसका अर्थ ऑफिस से लिया कि हमें ऑफिस के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सुबह 8 बजे इस वाक्य से अनेक प्रकार के अर्थ ध्वनित हुए। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर ही हम इतने अर्थों को प्राप्त कर सके। तो व्यंजना शब्द शक्ति को बुद्धि का विस्तार हम कह सकते हैं। बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा अर्थ का ग्रहण किया जाता है। ये व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, एक शाब्दी व्यंजना और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना उसे कहते हैं कि जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर ही निर्भर रहता है। किसी विशेष शब्द पर ही जहाँ व्यंग्य निर्भर रहे, यदि उस शब्द को हम हटा दें, उस शब्द की जगह है उसके पर्यायवाची यदि हम वहाँ रख दें, तो व्यंग्यार्थ भी अस्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट नहीं होगा। ये शाब्दी व्यंजना 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला अभिधा मूला व्यंजना, जो अभिधात्मक शब्द पर आश्रित रहे उसको अभिधा मूला व्यंजना कहते हैं। और दूसरी होती है लक्षणा मूला, जो लाक्षणिक शब्द पर आश्रित रहे उसको लक्षणा मूला व्यंजना कहते हैं। श्लोक संख्या 13 में आर्थी व्यंजना के विषय में बता रहे हैं, शाब्दी व्यंजना के विषय में नहीं बता रहे हैं, सीधे आर्थी व्यंजना के विषय में बता रहे हैं। अभी हमने कहा कि व्यंजना 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के 2 भेद हमने आपको बताए, लक्षणामूला व्यंजना और अभिधामूला व्यंजना। आर्थी व्यंजना के विषय में बता रहे हैं श्लोक संख्या 13 में। वक्तृष्यूतं बोधयितुं व्यंग्यं वक्तुरभीप्सितं स्वांकुरितं मे तदरूपं स्वयं उल्लसितं गिरः। वक्तुः बोधयितुम् अभीप्सितं व्यंग्यं वक्तृष्यूतं भवति। ये जो आर्थी व्यंजना है ये 2 प्रकार की होती है। ये भी बोले कौन कौन से, बोले पहले वक्तृष्यूत और दूसरा स्वांकुरित। वक्तृष्यूत व्यंग्य किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि वक्ता के अभिष्ट अर्थ बोध कराने के लिए यदि व्यंग्य का प्रयोग किया जाए, वक्ता जिस बात को कहना चाहता है उसी प्रकार से वाक्य का भी वो प्रयोग करे कि जिसको पढ़ करके व्यक्ति उसके अभिष्ट अर्थ तक पहुंच जाए, तो उसको कहते हैं वक्तृष्यूत व्यंग्य। इसका उदाहरण है गंगायाम घोषः। यहाँ पर गंगायाम घोषो, गंगा में झोपड़ी है, इस वाक्य से वक्ता इस अर्थ तक आपको पहुंचाना चाहता था गंगायाम घोषो से कि गंगा के किनारे झोपड़ी बनाने का कारण है कि शीतलता और पावनता युक्त वातावरण रहे। तो इस अर्थ तक हम पहुंच जाते हैं। तो वक्ता का जो अभिष्ट अर्थ है वहाँ तक पहुँचाने के लिए व्यंग्य का प्रयोग किया जाए तो उसको वक्तृष्यूत नाम का व्यंग्य कहते हैं। और दूसरा है स्वांकुरित, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्व अंकुरित, अपने आप अंकुरित, जहाँ पर अर्थ व्यंग्य अर्थ जहाँ पर अपने आप स्पष्ट हो जाए अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, तो वहाँ पर स्वांकुरित नाम का व्यंग्य होता है। तो कहते हैं कि जहाँ पर व्यंग्य का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि वक्ता के अभिष्ट अर्थ की अपेक्षा न रख करके, वक्ता ने ऐसा व्यंग्य क्यों किया उसकी अपेक्षा न रख करके बोद्धागण या श्रोतागण, जो सुनने वाले पढ़ने वाले हैं, वो अपने अपने मतलब के अनुसार जहाँ पर शब्द की महिमा से स्वयं उद्भूत व्यंग्य का अनुभव कर रहे हों, वहाँ पर स्वांकुरित व्यंग्य होता है। इसका उदाहरण है
अस्तम गतो भानुमान, सूर्य भगवान अस्त हो गए। तो कभी यहाँ पर सूर्यास्त का वर्णन कर रहे थे, सूर्य भगवान अस्त हो गए, लेकिन जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने इसका अर्थ लिया कि संध्या का समय हो गया। किसी ने इसका अर्थ किसी ने इसका अर्थ लिया कि दुकान बढ़ाओ, किसी ने इसका अर्थ लिया कि सूर्य भगवान अस्त हो गए तो दीपक जलाओ, किसी ने इसका अर्थ लिया कि गायों को बांध दो, और किसी ने इसका अर्थ लिया कि सूर्य का ताप कम हो गया, अर्थात सूर्य भगवान अस्त हो गए, इसका मतलब है कि सूर्य भगवान का जो ताप है वो भी कम हो गया। तो इस प्रकार से असंख्य अर्थ इसके निकले, जबकि वक्ता को ये अर्थ अभिष्ट नहीं थे। वक्ता तो केवल सूर्यास्त का वर्णन कर रहा था कि अस्तम गतो भानुमान। तो यहाँ पर स्वांकुरित नाम का व्यंग्य है, जहाँ पर किसी शब्द, किसी वाक्य को पढ़ करके, उसको समझ करके विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरह से उसका अर्थ स्पष्ट करें और व्यंग्य का अनुभव करें, तो वहाँ पर स्वांकुरित नाम का व्यंग्य होता है। श्लोक संख्या 14 में अब वक्तृश्रुत व्यंग्य के 4 प्रकारों को बता रहे हैं। कश्चित् साधारणः, कश्चित् आमन्त्र्य प्रतिबोधितः, कश्चित् तटस्थः, कश्चित् साधारणः, कश्चित् आमन्त्र्य प्रतिबोधितः, कश्चित् तटस्थः, कश्चित् बोधित प्रतिबोधितः। कश्चित् साधारणः, कश्चित् आमन्त्र्य प्रतिबोधितः, कश्चित् तटस्थः, कश्चिच्च बोधित प्रतिबोधितः। वक्तृश्रुत व्यंग्यस्य चत्वारो भेदाः। ये वक्तृश्रुत व्यंग्य के 4 भेद हैं। कौन कौन से? साधारण, इसमें सबसे पहला साधारण नाम का भेद है, दूसरा है आमंत्र्य प्रतिबोधित, तीसरा है तटस्थ और चौथा है बोधित प्रतिबोधित। तो इस प्रकार से वक्तृश्रुत व्यंग्य, जो आरती व्यंजना का सबसे पहला प्रकार है वक्तृश्रुत, ये व्यंग्य 4 प्रकार का होता है। साधारण, आमंत्र्य प्रतिबोधित, तटस्थ, बोधित, प्रतिबोधित। इस प्रकार से ये 4 भेद हुए। अब चारों के उदाहरण भी बता रहे हैं। सबसे पहले साधारण वक्तृश्रुत के विषय में कह रहे हैं कि साधारण वक्तृश्रुत व्यंग्य उसे कहते हैं कि जहाँ पर साधारण श्रोता वक्ता के अभिष्ट अर्थ को न समझते हुए भी अपने मतलब के अनुसार उसके वाक्यार्थ को समझ ले। जहाँ पर जो श्रोता हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वक्ता ने यह वाक्य क्यों लिखा, उसके अभिष्ट अर्थ को न समझते हुए भी अपने मतलब के अनुसार ही वहाँ पर वाक्यार्थ को समझ लेते हैं, तो वहाँ पर साधारण वक्तृश्रुत व्यंग्य होता है। इसका उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गतोस्तमर्कः, सूर्य अस्त हो गए। तो यहाँ पर वक्ता का तात्पर्य क्या है ये न जानते हुए भिन्न भिन्न आशय वाले बोद्धाओं को उनकी इच्छा के अनुसार बोध हो जाता है गतोस्तमर्कः से। जैसे अभी हमने आपको स्वांकुरित व्यंग्य का जो उदाहरण हमने आपको दिया था, अस्तम गतो भानुमान, वही वक्तृश्रुत व्यंग्य का जो पहला प्रकार साधारण व्यंग्य है, उसका उदाहरण भी वही है। दूसरा कह रहे हैं कि आमंत्र्य प्रतिबोधित। आमंत्र्य प्रतिबोधित किसे कहते हैं? जहाँ संबोधन करके मतलब समझाया जाए, वहाँ पर आमंत्र्य प्रतिबोधित नाम का व्यंग्य होता है। जैसे इसका उदाहरण है, ये श्लोक आपने पहले भी पढ़ा था, एक श्लोक, पथिकः नात्र स्रस्त्रमस्ति मनाक प्रस्तरस्थले ग्रामे उन्नत पयोधरम प्रेक्ष यदि वससि तद वस। हे पथिक, यहाँ पर संबोधन से नायिका उस पथिक को संबोधित कर रही है और उसको समझा रही है। तो यहाँ पर आमंत्र्य प्रतिबोधित नाम का व्यंग्य है। तो ये आमंत्र्य प्रतिबोधित नाम के व्यंग्य का उदाहरण है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाएगा कि आमंत्र्य प्रतिबोधित व्यंग्य के उदाहरण को लिखिए, तो आप यही वाला श्लोक वहाँ पर लिखेंगे, पथिकः नात्र स्रस्त्रमस्ति मनाक प्रस्थरस्थले ग्रामे उन्नत पयोधरम प्रेक्ष यदि वससि तद वस। अब तीसरे व्यंग्य तटस्थ व्यंग्य के विषय में कह रहे हैं कि तटस्थ व्यंग्य किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि तटस्थ वक्तृश्रुत उसे कहते हैं कि जहाँ श्रोताओं के बीच में कोई एक विशिष्ट श्रोता संबोधन न करने पर भी वक्ता के तात्पर्य को समझ लेता है। अर्थात विभिन्न श्रोताओं के बीच में एक श्रोता ऐसा होता है कि जो वक्ता संबोधन न करके वाक्य को प्रस्तुत करता है, और जो
श्रोताओं के मध्य में कुछ एक विशिष्ट श्रोता ऐसा होता है कि जो उस व्यंग्य को समझ लेता है। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं। पश्च निश्चल निस्तब्धा विसनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता संक शुक्तिरिव। कोई नायिका अपने नायक से कह रही है कि कहाँ पर मिलना ठीक रहेगा, तो उसको व्यंग्य के माध्यम से कह रही है। बहुत सारे लोग हैं, उसको व्यंग्य के माध्यम से कह रही है कि पश्य निश्चल निस्तब्ध, अरे देखो उधर देखो, निश्चल निस्तब्धा बिस्नी पत्रे बलाका राजते। बिस्नी पत्रे, उस सरोवर में देखो सामने वो जो बलाका जो बगुली है वो बिस्नी पत्रे राजते, कमल के पत्र पर किस प्रकार से निश्चल और निस्तब्ध बैठी है, न हिलती है न डुलती है। पश्य, देखो प्रिय, वहाँ देखो। निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता संग शुक्तिरिव। मानो ये तो ऐसे जान पड़ रही है, इसको देख करके इतना सुखद अनुभव हो रहा है कि ये तो न हिल रही है न डुल रही है। क्यों? ये तो ऐसे लग रही है कि जैसे नीलम के पात्र पर कोई शंख की सुक्ति रख दी गई हो, ऐसे यह बगुली प्रतीत हो रही है। तो उस नायिका ने अपने उस नायक को व्यंग्य के माध्यम से कह दिया कि यहाँ पर मिलना ठीक है। तो बोलो कैसे, किस प्रकार से? तो उस बगुली के माध्यम से उसको संकेत दे रही है कि देखो ये बगुली न हिल रही है न डुल रही है। इसका कारण क्या है जानते हो? इसका कारण है कि ये निर्भयता से युक्त है, इसको कोई डर नहीं है। अगर डर होता तो ये हिलती डुलती हलचल करती, लेकिन इसको कोई डर नहीं है, ये निर्भय है। निर्भय होने का कारण क्या है? तो निर्भय होने का एक ही कारण है कि ये निर्जन स्थान है। जो सामने आप तालाब देख रहे हैं वो निर्जन स्थान है, उसमें व्यक्ति कम आते हैं, इसी कारण से ये इतनी बेफिक्र होकर के न हिल रही है न डुल रही है और आराम से मदमस्त होकर के उस कमल के पत्र पर बैठी है। तो प्रिय, यहाँ पर मिलना ही ठीक रहेगा क्योंकि निर्जन स्थान है। इस बगुली की हाव भाव से हमको स्पष्ट यह दिख रहा है, इस स्थान पर मिलना ही उचित होगा। तो इस प्रकार से ये तटस्थ व्यंग्य का उदाहरण है। बोधित प्रतिबोधित व्यंग्य के विषय में कह रहे हैं कि बोधित प्रतिबोधित व्यंग्य उसे कहते हैं कि जहाँ किसी अन्य के द्वारा प्रकारांतर से अपने आशय को प्रकट कर लिया जाए। जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति ही अपने प्रकारांतर से अपने आशय को प्रकट कर ले। जैसे उदाहरण इसका दे रहे हैं। प्राणेश विज्ञप्तिरियं मदीया तत्रैव नेया दिवशः कियन्तः अत्र स्थितिर्युक्तिमती न देशे कराहिमां सौरपितापयन्ति। प्राणेश, कोई नायिका यहाँ भी अपने नायक से कह रही कि प्राणेश, हे प्राण वल्लभ, मदीया इयम विज्ञप्ति, मेरा जो सुझाव है आपको, तत्रैव नेया दिवशा कियंतो, न जाने कितने दिन बीत गए हैं, अत्र स्थितिर्युक्तिमती न देशे, अरे इस स्थान पर, इस देश में यह युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है कि किसी दूसरे स्थान पर हमको चल जाना चाहिए। क्यों? करा हिमांशो रपि तापयंती, अरे यहाँ तो हिमांशु चंद्रमा की किरणें भी ताप ही दे रही हैं। यहाँ तो हिमांशो रपि तापयंती, अरे चंद्रमा की किरणें भी यहाँ ताप दे रही हैं, संताप दे रही हैं, जबकि चंद्रमा की किरणें तो शीतलता प्रदान करती हैं। तो व्यंग्य के माध्यम से कह रही है कि यहाँ जो सज्जन लोग हैं वो भी हमको दुख दे रहे हैं, हमारे मिलन में बाधा पहुँचा रहे हैं। तो हे प्रिय, हे कांते, यहाँ मिलना ठीक नहीं है, यहाँ से कई दूसरे स्थान पर हमको चल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बोधित प्रतिबोधित व्यंग्य का यह उदाहरण है। अब श्लोक संख्या 15 में स्वांकुरित व्यंग्य के भेदों पर चर्चा कर रहे हैं। इत्येवं बोधिवैचित्र्यात् वक्तृषूतं चतुर्विधम् उपेक्षा निन्वाभ्यां च द्विधा स्वांकुरितं मतम्। इत्येवं बोधिवैचित्र्यात् वक्तृषूतं चतुर्विधम् उपेक्षा निन्वाभ्यां च द्विधा स्वांकुरितं मतम्। इत्येवं बोधिवैचित्र्यात् वक्तृश्रुतं चतुर्विधं भवति। इस प्रकार से जो अभी हमने आपको कहा वक्तृश्रुत ये 4 प्रकार का होता है। स्वांकुरित व्यंग्य के भेदों को बता रहे हैं कि स्वांकुरित व्यंग्य 2 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है उपेक्षा और दूसरा है निहन्नव।
तो उपेक्षा और निहन्नव के भेद से स्वांकुरित व्यंग्य दो प्रकार का होता है। इसमें उपेक्षा को गूढ़ व्यंग्य भी कहते हैं और निहन्नव को अगूढ़ व्यंग्य भी कहते हैं। श्लोक संख्या 16 में बता रहे हैं कि भूतादि काल भेदेन निहन्नवस्याद अनेकदा, और भूत आदि काल भेद से भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, भूतकाल भूत गोपन, भविष्य गोपन और वर्तमान गोपन, इस प्रकार से काल के भेद से जो निहन्नव नाम का जो प्रकार है ये अनेक प्रकार का हो जाता है। अनेन अभिप्रभेदेन व्यक्तिवल्ली विजृंभते। तो ये हमने श्लोक संख्या 16 तक चर्चा की। और निहन्नव का एक उदाहरण दे रहे हैं शार्दूल विक्रीडित छंद में। श्वश्रूः क्रोध्यतु निर्दिशं तु सुहृदो निन्दं तु वा मातरः तस्मिन् किन्तु न मन्दिरे सखि पुनः स्वापो विधेयो मया आघोराक्रमणाय कोणकुहरादुत्फालमातन्वती मार्जारी नखरै खरै कृतवती काम काम न मे दुर्दशाम्। इस प्रकार निहन्नव का एक उदाहरण बता करके श्लोक संख्या 17 को प्रस्तुत कर रहे हैं। नाना प्रभेदा नियता क्वचित प्रकरणादिना अर्थेर्थमन्यं यं वक्ति त्वद्वाच्यव्यंग्यमीष्यते। नाना प्रभेदा प्रकरणादिना क्वचित नियता सति यम अन्यम अर्थम वक्ति तत् वाच्य व्यंग्यम भवति। वाच्य व्यंग्य किसे कहते हैं? यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको यह श्लोक वहाँ पर लिखना है। इस श्लोक का अर्थ है कि जहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ वाली वाणी, अर्थात जो वाक्य या जो वाणी विभिन्न अर्थों को व्यक्त करती है, जिस वाक्य से विभिन्न अर्थ लिए जा सकते हैं, ऐसा वाक्य प्रकरणादिवश एक अर्थ में नियंत्रित होकर के जब अन्य अर्थ का बोध कराता है तब उसे वाच्य व्यंग्य कहते हैं। ऐसा वाक्य जो विभिन्न अर्थों को देने वाला है, जब वो किसी प्रकरणादिवश होकर के एक ही अर्थ में नियंत्रित होकर के और जब वो फिर अन्य अर्थ का जब बोध कराता है तो उसे वाच्य व्यंग्य कहते हैं। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 17 के बाद प्रत्येक मयूख में कवि ने अपना परिचय दिया है शिखरणी छंद में। महादेवः सत्र प्रमुखमखविद्यैकचतुरः सुमित्रा तद्भक्ति प्रणिहितमतिर्यस्य पितरौ मयूखस्तेनासौ सुकविजयदेवेन रचिते चिरं चंद्रालोके महति मुनि संख्यः सुखयतु। ये जो अंतिम पंक्ति है, प्रत्येक मयूख में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर मयूखों का नाम लिखा गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है चिरम चंद्रालोके महति मुनि संख्या। मुनि कितने होते हैं? सप्त। सप्त ऋषि से मुनियों से 7 की संख्या का बोध होता है, इसलिए सप्तम मयूख यहाँ पर हमको सुख देने वाला हो, इस प्रकार से मुनि संख्या अर्थात सप्तम मयूख सुखयतु। अष्टम मयूख में जाएंगे तो वहाँ पर ये पंक्ति यहाँ पर चेंज होगी। आप नवम मयूख में जाएंगे तो वहाँ पर भी यहाँ पर ये पद चेंज होगा। तो इस प्रकार से कवि ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन चंद्रालोक में किया है। तो इस प्रकार हमारा सप्तम मयूख समाप्त होता है। और जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर विस्तृत रूप से इन सारी बातों का आप अध्ययन करेंगे। अभी केवल सप्तम मयूख में जो हमने आपको चीज़ें बताई, जैसे साधारण व्यंग्य किसे कहते हैं, आमंत्र्य प्रतिबोधित व्यंग्य का उदाहरण क्या है, या तटस्थ व्यंग्य का क्या उदाहरण है, बोधित प्रतिबोधित का क्या उदाहरण है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको याद कर लेनी हैं। और बाकी परीक्षा की दृष्टि से ही आपको ये पढ़ना है, बाकी तो आप विस्तृत रूप से उच्च कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। और जैसे ध्वनि के 51 भेद हो गए, तो ये ध्वनि के 51 भेद कौन कौन से होते हैं आदि पूरा चार्ट आपको बना रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। तो इसी के साथ ओम।